बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पब्लिक वॉइस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हमज़ा इश्तियाक। नाज़रीन, सल्तनत रोम के आखिरी बादशाह नेरो के बारे में एक ज़रबुल मिसल मशहूर है कि रोम डूब रहा था और नेरो बांसुरी बजा रहा था। अब बात यह है कि ये बिल्कुल ज़रबुल मिसल फिट आती है पाकिस्तान के इन हालात के ऊपर, जहाँ पर सियासत में खींचातानी है, सियासत में रस्साकशी है और तमाम तर टारगेट जो है वो अपनी अपोजिशन को या जो हुकूमती मुखालिफ जो जितनी भी जमातें हैं उनको काउंटर करना है। जबकि हुकूमत का अवलीन फ़र्ज़ ये होता है कि वो आवाम के जो उनको रिलीफ मुहैया करे, आवाम के लिए आसानियाँ पैदा करे, अवामी इशूज़ के ऊपर सबसे पहले पॉलिसीज़ बनाए। अब इन चीज़ों के ऊपर पाकिस्तान की मईशत जो है वो दिन रात बिगड़ रही है। इन चीज़ों के ऊपर जितनी भी हम बात करें वो कम है, क्योंकि इन हालात में सियासत में तो यकीनी तौर पर आप टारगेट करें, आप जो भी करें, लेकिन पाकिस्तान की आवाम का मुकदमा कौन लड़ेगा। नाजरीन, अब फाइनेंशियल टाइम्स ने भी एक रिपोर्ट दी है जिनके मुताबिक कहा गया है कि पाकिस्तान के ऊपर से डिफ़ॉल्ट के खदशात अभी कम नहीं हुए और पाकिस्तान अभी भी डिफ़ॉल्ट के खदशात से दो चार है। पाकिस्तान की मईशत तबाह होने के ख़तरे से दो चार है, क्योंकि मुल्क को गैर मुल्की करेंसी की शदीद किल्लत है और ब्लैकआउट का सामना है, जिससे कारोबार चलाने में मुश्किलात का सामना हो रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स के एक मजमून के मुताबिक मुल्क के मरकजी बैंक के मुताबिक पाकिस्तानी बंदरगाहों पर दरामदाद से भरे शिपिंग कंटेनर्स का ढेर लगा हुआ है और ख़रीदार इनकी अदायगी के लिए डॉलर्स महफूज करने से कासिर हैं। एयरलाइंस और गैर मुल्की कंपनियों की एसोसिएशंस ने खबरदार किया है कि जितने भी मामलात हैं घटते हुए गैर मुल्की ज़खायर और तमाम जो है जो डेप्रिशिएट हो रही है पाकिस्तान की करेंसी और डिवैल्यू हो रही है, इसकी वजह से डॉलर वापस भेजने से रोक दिया गया है और 23 जनवरी को मुल्क गिर ब्लैकआउट ने जो 12 घंटे से ज़्यादा जारी रहा मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ये बयान दिया है कि इंतहाई दिली तकलीफ़ हुई है मुझे इन मामलात को लेकर, और तजियाकारों ने भी खबरदार किया है कि पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल गैर मुस्तहकम होती जा रही है और श्रीलंका की पैरवी करने का ख़तरा मौजूद है। जहां गैर मुल्की ज़खायर की कमी के ने ज़रूरी सामान की शदीद किल्लत को जन्म दिया है, बिलाखिर मई में डिफ़ॉल्ट का खदशा अभी तक पाकिस्तान की मईशत के ऊपर लटका जो है तलवार लटक रही है इसकी। इस्लामाबाद के ज़र मुबादला के ज़खायर 5 बिलियन से भी कम हो गए हैं, दरामदाद के पूरे महीने से भी कम, और शरीफ साहब जो है उनकी हुकूमत जो है वो IMF के साथ $7 बिलियन के इमदादी पैकेज को बहाल करने पर तातुल का शिकार है, जो कि गुज़िश्ता साल रुक गया था। मुल्क अब भी गुज़िश्ता साल तबाहकुन सैलाब के जो है उसके आफ्टर शॉक से गुजर रहा है और जिसने दसियों मिलियन अफराद को जो है वो बेघर भी किया था, उनको बेरोज़गार भी किया था और सैकड़ों एकड़ ज़मीन जो थी पाकिस्तान की वो एग्रीकल्चर करने के लिए मौजूद नहीं रही थी। बैनुल-अक़वामी कर्ज दहिंदगान ने रवां माल जनीवा में होने वाली एक और डोनर कॉन्फ्रेंस में मुल्क की बहाली के लिए $9 बिलियन से ज़ायद देने का वादा किया था पाकिस्तान को, लेकिन यह रकम कैसे और कब आएगी इसके बारे में अभी तक बातचीत जारी है। शरीफ साहब की हुकूमत ने कहा है कि वो फंड्स की अगली किस्त को खोलने के लिए IMF की जो उसके साथ हमारा मुआहदा है उसको बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन तमाम तर सिनारियों में देखना यह है कि क्या वाकई पाकिस्तान जो है वो इस ख़तरे से दो चार है, क्योंकि हुकूमत तो इसके ऊपर बगलें बजा रही है कि कतई तौर पर ऐसा कोई खदशा मौजूद नहीं है, जबकि आज डॉलर की जो उड़ान है वो भी जारी रही और तकरीबन 12 रुपये जो है उसकी कीमत में इजाफा हुआ है और दिन ब दिन पाकिस्तान के पैसे की जो कदर है वो घटती जा रही है। इन तमाम तर सिनारियों के ऊपर बहुत से सवालिया निशान खड़े होते हैं। हमें बैरूनी दुनिया किस नज़र से देखती है और पाकिस्तान में इन चीज़ों को किस तरह एड्रेस किया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान में अभी तक कौमी असम्बली ने इनके ऊपर कोई भी एजेंडा नहीं बनाया, कोई भी इसके ऊपर डिबेट नहीं हुई। हमें हमारे दोस्त ममालिक मदद ज़रूर कर रहे हैं, जनीवा ममालिक ने भी हमें जनीवा कॉन्फ्रेंस में हमारे दोस्त ममालिक ने और दीगर ममालिक ने हमें इमदाद देने का कहा, लेकिन अभी तक वह पाकिस्तान में मुयसर नहीं आ सकी। इनके ऊपर भी बातचीत जारी है। जब तक ये हालात उस नगर पर नहीं पहुंचते तब तक पाकिस्तान के ऊपर से तलवार लटकती रहेगी और हालात बेहतर नहीं होंगे। सनतकारों ने अपनी सनतें बंद कर दी हैं और टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तो तकरीबन $7 मिलियन का पहले भी जो है वो नुकसान हो चुका है, जो ब्लैकआउट हुआ था, जो एक शॉर्टफॉल हुआ था बिजली का। इन हालात में अगर पाकिस्तानी हुकूमत इन चीज़ों को बेहतर तरीके से नहीं संभालती तो मज़ीद जो है वो ख़तरात हम फेस कर सकते हैं। इसके ऊपर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर कैस हसन साहब, हमारे मौशियात हैं। ब्रेक के बाद नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल के ऊपर फाइनेंशियल टाइम्स की भी रिपोर्ट है और डॉलर की बढ़ती हुई प्राइसेस ने भी पाकिस्तान की मौशत को जिस तरह तमाम चीज़ों में जकड़ लिया है और मौशत का इंतहाई जो है वह बुरा हाल हो चुका है और इंतहाई ख़तरात से दोचार है पाकिस्तान, जहाँ पर बहुत से मामला ख़राब हो रहे हैं। सियासत में अपनी खींचातानी जारी है लेकिन मौशत की तरफ कोई उस तरह फोकस नहीं किया जा रहा। यहाँ पर मौशी एमरजेंसी लगाने की ज़रूरत है या क्या मामला हैं। इन मौज़ूआत पर बात करने के लिए डॉक्टर राजा काशिफ जंजुआ साहब सीनियर तजियाकार हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सर, आप क्या समझते हैं कि डॉलर की बढ़ती हुई कीमत और फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट है जिसमें पाकिस्तान के बारे में कहा गया है कि अभी तक डिफ़ॉल्ट के खदशात जो हैं वो पाकिस्तान की मईशत के ऊपर मंडला रहे हैं। सर, आप इन तमाम सूरत हाल के ऊपर किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? बहुत शुक्रिया। मेरा जहाँ तक डॉक्टर साहब, आप सुन पा रहे हैं? सर, डॉक्टर साहब से शायद हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। नाज़रीन, ये सूरत हाल है। यकीनी तौर पर आवाम को सबसे ज़्यादा जो है इन मामलात के अंदर पिसना पड़ता है। हुकूमत में लोग आते तो हैं, अवाम का नारा लगाकर अवाम की बात करते हैं, लेकिन ईवानों में बैठकर शायद भूल जाते हैं कि अवाम ही उनका सबसे बड़ा वो सब्जेक्ट है जिनके कंधों पर चढ़कर ये अनानी हुकूमत संभालते हैं और अवाम को रिलीफ दिलाने की बात करते हैं। अवाम के ऊपर क्यों उस तरीके से रिलीफ नहीं मुहैया हो पाता? अब जिस तरह मिनी बजट की भी आमद है और तकरीबन 70 अरब रुपए के जो टैक्सेस हैं उनकी छूट ख़त्म की जा रही है इस मिनी बजट के अंदर। यानी वो सब्सिडी वाला मामला है, सब्सिडी ख़त्म हो जाएगी और इस तरह की चीज़ों के ऊपर अगर पाकिस्तानी अवाम को देखा जाए तो वो पहले ही महंगाई से इंतहाई बुरे हालात में है और ये जिस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं, लगता तो ये है कि इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा और कुव्वत ख़रीद जो है, जो परचेजिंग पावर है, वो अवाम की कम हो चुकी है। पहले ही रोज़गार बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है और तमाम चीज़ों के ऊपर हमारी इंडस्ट्रीज भी बंद हो रही हैं, बेरोज़गार भी हालात ख़राब हो रहे हैं और इन चीज़ों के ऊपर जितनी भी बात की जाए कम है। लेकिन ईवान में बैठे हुए लोग इस चीज़ के ऊपर क्यों उस तरह फोकस नहीं कर पाते? हमारी कौमी असम्बली के अंदर यकीनी तौर पर लोगों को इस चीज़ के ऊपर फाइनेंशियल एमरजेंसी लगाने की ज़रूरत है। वो इस लोगों के अतमाद में लें, सनतकारों के अतमाद में लें। सनतकारों का सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन ये आता है कि जब भी कोई पॉलिसी बनाई जाती है, कोई बजट आना होता है तो हमारे ऊपर तलवार चला दी जाती है, हमारे गले काट दिए जाते हैं, हमारे हाथ पाँव बांध दिए जाते हैं, लेकिन हमें उस तरीके से सहूलियात मुयसर नहीं हो पाती। जो टैक्स है वो महदूद तबके के ऊपर लागू होता है और उसी के ऊपर से तमाम रेवेन्यू और तमाम जो टैक्स फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करने की कोशिश की जाती है। डॉक्टर राजा काशिफ जंजुआ साहब से हमारा राब्ता दोबारा हुआ है। सर, आपको आवाज़ आ रही मेरी? जी आ रही है। जी सर, कंटिन्यू कीजिएगा। मेरा सवाल आपसे था कि डॉलर की बढ़ती हुई कीमत है और पाकिस्तान के ऊपर ये खतरात मंडला रहे हैं। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अभी पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से निकला नहीं है। आप इसकी जिम्मेदारी किन चीज़ों के ऊपर, किन ओहदों के ऊपर, किन हुकूमतों के ऊपर आयद करते हैं? सर, किसी एक हुकूमत को तो आप नहीं कह सकते कि ये नहीं है वो नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में जो स्ट्रक्चर है ना सर, देखिए पूरी दुनिया में गूगल भी बंदे फायर कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो इकोनॉमिकली देखिए मईशत अमेरिका की भी कोई इतनी अच्छी नहीं है। 10,000 उठा के गूगल भेज देता है, फेसबुक जो मेटा खिलाता है उन्होंने भी बंदे भेज दिए हैं घरों को। तो कहने का मतलब तो अमेरिका के भी हालात कोई इतने अच्छे नहीं है। हम कहेंगे पाकिस्तान के अच्छे हालात नहीं है। तो दुनिया में आप देख लेना, क्राइसिस तो खत्म तो नहीं हुआ ना, ये तो बिजनेस के इश्यूज रहते हैं और एक दिन की बात तो नहीं है। और लेकिन सर ये वर्ल्ड रिसेशन की बात कर रहे हैं आप वर्ल्ड रिसेशन की बात कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है कि पूरी दुनिया इससे जो है वो निबरदाजमा हो रही है, लेकिन पाकिस्तान जो है उसके हालात इस हवाले से भी ख़राब हैं कि यहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और कोई वाज़ेह तौर पर हिकमत अमली नहीं इस चीज़ के लिए बनाई जा रही कि हमने इन क्राइसिस को फेस कैसे करना है। बड़ी गाड़ियाँ सर वो खत्म करें और पाकिस्तान में 1000 सीसी से ऊपर की गाड़ी को तो अपना शिफ्ट नहीं करें। खासतौर पर गवर्नमेंट सेक्टर में तो ये होनी ही नहीं चाहिए किसी के पास, सिवाय उन महकमों के जिनकी बहुत जरूरत है या हेल्थ का डिपार्टमेंट है। खासतौर पे जो पहाड़ी इलाकों में वहाँ बड़ी गाड़ियों की जरूरत होती है जीपों की। और पाकिस्तान में आप लैंड क्रूजर टाइप की गाड़ियों की इम्पोर्ट आने पे बिल्कुल बंद करें, क्योंकि आपके पैसे जा रहे हैं और गाड़ियां जितनी आ रही हैं आपको फाइनेंशियली ये करना पड़ेगा और पाकिस्तान में दिखना पड़ेगा। तो फिर भी जितना भी हुकूमत की तरफ से क्यों नहीं बनती है बाकी
कभी नहीं होनी। सर, ये हुकूमती सतह पर सादगी कल्चर को फ़रोग देने के लिए अब शहबाज शरीफ साहब ने भी इसका इनिशिएटिव लिया है, ये पहली हुकूमतें भी इनिशिएटिव लेती रही हैं, लेकिन फिर भी आप इकॉनमी को सादगी से या अपने खर्चे कम करके, अखराजात कम करके तो काउंटर नहीं कर सकते। आपको अल्टीमेटली बड़ी जहनीत के साथ बड़ा फ्रेमवर्क बनाना होता है, बड़ी पॉलिसीज़ बनानी होती हैं। देखिए, जो बनाना होता है, बात ये है कि आपकी जो इम्पोर्ट है, जो आप देख रहे हैं, जो बाहर से दरामदात जिनको हम कहते हैं, वो कैसे कम होंगी? आपके आप दरामद करते हो तो डॉलर सारा बाहर चला जाता है। तो वो तमाम सेक्टर जिनमें हम डॉलर में पे कर रहे हैं लोगों को, जो लोग इम्पोर्टेड चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, और गाड़ियों में सबसे नंबर 1 होती हैं, वो सब चीजें आपको बंद करनी पड़ेंगी। कम से कम 6 महीने 1 साल के लिए आप ये पाबंदी लगा दें कि कोई लैंड क्रूजर पाकिस्तान में नहीं आएगी, और पाकिस्तान के कोई भी सरकारी दफ्तर में कोई लैंड क्रूजर, कोई 1000 सीसी से ऊपर की गाड़ी नहीं इस्तेमाल करेगा। तो आप देखिए कि फिर कितना आपका पेट्रोल का बजट सारा आउट हो जाता है, और आपके मुल्क के तो हालात इकोनॉमी, क्योंकि पेट्रोल भी आप बाहर से ले रहे हैं ना सर, अब आप पेट्रोल भी बाहर से ले रहे हैं, डॉलर में आप पे कर रहे हैं, तो पेट्रोल की बचत तभी होगी जब बड़ी गाड़ियां नहीं होंगी, छोटी गाड़ियां होंगी आपके यहाँ। तो आपको दूसरी ये कि यहाँ इंडस्ट्री डेवलप होनी चाहिए थी, बदकिस्मती से वो भी नहीं हुई। दुनिया ईवी पे जा रही है, हम कालाबाग नहीं बना सके, यानी कि कालाबाग डैम बनता तो हमारे पास बिजली के मसाइल हल होते। और ये है कि सर, ये private यकीनी sector पे तौर भी पर आपको नजर जिस रखनी तरफ पड़ेगी। आप निशानदेही कर रहे हैं, देरीना मसाइल हैं पाकिस्तान के, वाकई में हुकूमतों के इस तरफ एक्शन लेना चाहिए, लेकिन जिस नहज पर अब पाकिस्तान पहुंच चुका है, हम इन चीज़ों से तो फौरी तौर पर काउंटर नहीं कर पाएंगे, रेस्क्यू नहीं कर पाएंगे। आपकी नज़र में क्या सजेशंस हो सकते हैं हुकूमत के लिए फौरी तौर पर जो इम्प्लीमेंट किए जाएँ? सर, फौरी तौर पे तो मैंने अर्ज की ना कि फौरी तौर पे ये गवर्नमेंट को तमाम महकमे, चाहे वो सूबाई हो या हुकूमती, चाहे वो वजीर आला हो, ये जो भी लोग हैं या ब्यूरोक्रेट हैं, सर उन तमाम से आप सरकारी फ्यूल की लिमिट कर दें, उन तमाम से 1000 सीसी से ऊपर की गाड़ियां खत्म कर दें, उनके पास होनी नहीं चाहिए बड़ी गाड़ियां। अच्छा सर, ये तमाम तर इन चीज़ों के ऊपर अगर एक और नज़र से देखा जाए तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इसमें सबसे बड़ा जो है वो आप किरदार समझते हैं, इसकी जिम्मेदारी समझते हैं जो पाकिस्तान में ख़राब हुए हैं हालात, या गुज़िश्ता हुकूमतों की पॉलिसियों ने जो है वो अब भुगतनी पड़ी है मौजूदा हुकूमत को, क्योंकि वो तो यही क्लेम कर रहे हैं। अच्छा, हाँ जी जी जी, मेरे ख्याल में देखिए, गुज़िश्ता हुकूमतें हो या जो भी हो, सबको देखना पड़ेगा कि वो कहाँ खड़ी में, और उसके नतीजे में सब कुछ होगा। तो सर, ये कोई मिसाक के मौइशत के ऊपर अगर आप देखें इस एंगल से, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब तो बड़ी मरतबा इस इशारा कर चुके हैं कि मिसाक के मौइशत की तरफ जाना चाहिए। क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं आपके एनालिसिस के मुताबिक इस वक्त उस पोजीशन पे हैं कि कहीं ना कहीं आप तमाम अपने इख्तलाफात को भुलाकर आप हाथ जोड़ लें, आप हाथ मिला लें और मौइशत को जो है वो इस नहज से निकाल पाएँ? लगता नहीं है ऐसा, क्योंकि सियासी पार्टियों को शायद इतना इंटरेस्ट नहीं है मुल्क की मईशत के हालात में। और देखिए कि अगर इसहाक डार जैसे तजुर्बेकार आदमी भी यहाँ कामयाब नहीं हो पा रहे, इसका मतलब है कोई ना तो कोई गड़बड़ है ना। तजुर्बेकार लोग भी नहीं कर रहे, हालांकि इससे पहले वो बहुत सी चीजों को संभालते रहे। लेकिन मुस्तकिल हल निकालना पड़ेगा, बड़े फैसले करने पड़ेंगे, और मुल्क में सरकारी सतह पे और प्राइवेट सेक्टर को भी पाबंद करना पड़ेगा कि उनके जितने फ्यूल है बड़ी गाड़ियों का इस्तेमाल करें, पेट्रोल पे बचत करें, और सारी चीजों को मेंटेन करना पड़ेगा। वरना तो हालात आप देखें, गरीब आदमी के हालात बुरे, और फिर अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर बिल्कुल सील करने पड़ेंगे कि हमारी हर चीज यहाँ से गंदम आटा हर चीज अफगानिस्तान चली जाती है। और बल्कि एक दीवारें पाकिस्तान हमें बनानी पड़ेगी, जैसे दीवारें चीन है, कि एक प्रॉपर अफगानिस्तान के साथ कि हम नहीं चल सकते इस हालात में। सर, ये हमारा सीमेंट सारा वहाँ चला जाता है, हर चीज यहाँ से अफगानिस्तान के रास्ते निकल जाती है। सर, जिन इशूज के ऊपर आप बात कर रहे हैं, तो आप ये समझते हैं कि हुकूमत की तरफ से कुछ जो है वो कमांड ऑफ गवर्नमेंट जो है वो कम है, या रूल ऑफ लॉ की तरफ उस तरह ग्रिप नहीं है हुकूमत की इन मामलात के ऊपर कि वो स्मगलिंग को रोक सकें, इस तरह के मामलात को रोक सकें, एक्सचेंजेस को कंट्रोल कर सकें, क्योंकि जो है चीज़ें ऐसे ऐसा हाथ से स्लिप हो रही हैं रेत की तरह? सर, आहिस्ता आहिस्ता नहीं, स्लिप हो रही, बिल्कुल हो चुकी है, कुछ भी हाथ में नहीं है। बल्कि यूं कहेंगे चीजें उनके हाथ में आई नहीं, वो कोशिश की सागदार साहब ने, लेकिन वो सब चीजों के बाद सब। सर, ये रेट ऑफ लॉ का मसला भी है। फैसले ये नहीं है कि मिनी बजट ला के आप आवाम के गर्दनों पे आप छुरी फेर दें। सर, ये जुल्म है। आप सरकारी बजट को कंट्रोल करें, सरकारी लोगों की
सारी चीजें कंट्रोल करते हैं। सर मुश्किल वक्त है तो सरकार को कुर्बानी देती है ना, तो सरकारी मुलाजमीन के मामला में। सर आप रिट ऑफ देखिए, एक सड़क पे रिट ऑफ गवर्नमेंट का भी 10% मसला है, पूरे क्योंकि की हुकूमत के हाथों में चीजें, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं कि वो उस तरह नहीं रही, लेकिन जो चीजें ग्रिप करनी चाहिए, हुकूमत को कमांड करनी चाहिए, उनके ऊपर भी हुकूमत का फ्लॉज नजर आ रहे हैं बहुत ज्यादा, कि एक्सचेंजेस भी जो हैं वो स्टेट बैंक से निकलती जा रही हैं, जो निजी बैंक हैं उनकी भी एक डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट होती जा रही है, और स्मगलिंग का जिस तरह आपने बताया, तो यानी ये मसला जो है वो रूल ऑफ लॉ का भी है, रिट ऑफ लॉ का भी है। अच्छा, 97 की भी मैं आपको बताऊं खबर थी जो मेरी निगाह से गुजरी थी कि आटा अफगानिस्तान स्मगल, काबुल स्मगल हो गया। तो 97 में भी स्मगलिंग होती थी काबुल, आज भी होती है। इसका मतलब है हम 30-35 सालों में भी हमने अपने आप को अफगानिस्तान नहीं बांध पाए, टाइट नहीं किया। तो सर ये तो हमारे यहाँ ये तो छेद है, हमारा पड़ोसी मुल्क क्योंकि लैंड लॉक कंट्री है, उसकी जमीन, उसके पास समंदर नहीं है, वो कुछ भी नहीं है, वो हम पे डिपेंडेंट करते हैं, और अफगानियों को भी हमें निकालना चाहिए फौरी तौर पे। और जितने इनके बन रहे हैं सर, माजरत करनी चाहिए अब यूनाइटेड नेशन के सर, बस इतना ही था। अब अमन नहीं आ रहा तो ये हमारा कसूर नहीं है, इन सबको वापस भेजिए सर, इनको फौरी तौर पे अफगानियों को आप यहाँ से निकालिए, और इनके कारोबार आप देखिए जगह जगह, और सारे जाली शनाख्ती कार्ड है, और इनकी शनाख्ती कार्ड आप चेक करें ना यार, 20 साल। सर ये तो बहुत यकीनी तौर पर ऐसा मसला है जो फौरी तौर पर तो इसको नहीं निकाला जा सकता, ना इस तरह को कि कदम लिया जा सकता है, इसको लॉन्ग टर्म हालात में ज़रूर देखा जाएगा, क्योंकि ये मामला पहले भी उठा था जब काबुल में अफगानियों ने, जो तालिबान थे उन्होंने दोबारा से अनाने हुकूमत संभाली थी, तो सुहेल शाहीन साहब ने पाकिस्तान के बारे में स्टेटमेंट दी थी, वो यही कहते थे कि जो 30 लाख से ज़्यादा पाकिस्तान में अफगानी महाजरीन ठहर रहे हैं उनकी हम वापसी का बंदोबस्त करेंगे, वो नहीं हो सका। तो इसका मतलब तो यह है कि हुकूमत की कुछ जो है वो सफारती महाज पर भी उस तरीके से कामयाब नहीं हो पाई। सही कह रहे हैं, लेकिन सर तो जो भी करेंगे अब इसको फैसले करने चाहिए, और अफगानियों की वापसी को फौरी मुमकिन बनाए, और मैक्सिमम इनकी शनाख्ती कार्ड तो कम से कम आप रजिस्ट्रेशन तो की करें ना। अफगानी 30 लाख है उस वक्त तो अब तो 60 लाख हो गए होंगे। तो सर इन सबको फौरी तौर पर इनका इलाज करें। अफगानिस्तान के बॉर्डर सबसे पहले सील होने चाहिए परमानेंट बेसिस पे, वहाँ यहाँ से कोई भी कम से कम आटा बिल्कुल नहीं जाएगा, सीमेंट नहीं जाएगा। सर ये चीजें बंद करेंगे तब हमारे मुल्क के हालात बेहतर होंगे। हमारे यहाँ लोगों के पास आटा खाने को नहीं है, सारा आटा काबुल स्मगल हो रहा है, और ये बातें कहने की तो नहीं है ना सर, ये तो अखबारों की सुर्खियां हैं। सर आपके एनालिसिस के मुताबिक, हुकूमत की इस वक्त तरजीहात में क्या चीज शामिल है? सर तरजीहात में सबसे पहले अफगानिस्तान का बॉर्डर सील होना चाहिए। नहीं, इस वक्त हुकूमत की तरजीहात में क्या शामिल है? आप उनको सरकारी तौर पे हुकूमत तमाम गाड़ियां, सर हुकूमत को किसी गवर्नमेंट अफसर के पास 1000 के ऊपर की गाड़ी नहीं होनी चाहिए। और बिल्कुल ठीक सर, आपका पॉइंट आ गया। राजा काशिफ जंजुआ साहब, डॉक्टर राजा काशिफ जंजुआ साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन आपने उनकी गुफ्तगू सुनी, बहुत सी ऐसे दरीना मसाइल के ऊपर उन्होंने निशानदही की है जो यकीनी तौर पर पाकिस्तान की जड़ों में बैठे हैं, ऐसे मसाइल हैं, लेकिन फौरी तौर पर उनको शायद उस तरह सॉर्ट आउट नहीं किया जा सकता, क्योंकि हुकूमत के अपने बहुत से तरजीहात हैं, हुकूमत के अपने बहुत से मामलात हैं, और इन तमाम चीज़ों के अंदर जो है जब तक कोई बेहतर सोल्यूशन नहीं निकल पाएगा, पाकिस्तान इन हालात से भी नहीं निकल पाएगा। नाज़रीन ब्रेक पर चलते हैं, हमारे साथ रहिएगा, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। नाज़रीन मौशत की सूरत हाल के ऊपर बात करने के लिए डॉक्टर कैस असलम साहब माहिर मौशियात हैं, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, डॉलर की बढ़ती हुई कीमत आज भी तकरीबन इंटरबैंक में 12 रुपये बढ़ा है, और ओपन मार्केट में भी तकरीबन ये फ्लक्चुएशन जो है इसी तरीके से चल रही है, और इसका आपस में भी कोई तालमेल नहीं मिल पा रहा है। पाकिस्तान में पहली मरतबा ऐसा हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के ऊपर से अभी तक डिफॉल्ट के खदशात जो हैं वो टले नहीं हैं, अभी तक मंडला रहे हैं। क्या कहते हैं सर, इन हालात का जिम्मेदार कौन है? सर इन हालात का जिम्मेदार हुकूमत है। उसने जो है स्पेकुलेटर्स को इजाजत दी कि वो स्पेकुलेट करें, बैंकों को इजाजत दी कि बैंक दबा लें डॉलर। ये जो कैप किया था तो ब्लैक मार्केट आ गई, अब आपने कैप उठाया है तो ब्लैक मार्केट के रेट के बराबर जाएगा। मुल्क में पाकिस्तान के जो डॉलर कमाने के मौके हैं वो बहुत कम हैं। आप सिर्फ टेक्सटाइल से कमाते हैं, मगर जो आप डॉलर खर्चते हैं, इंपोर्ट्स आपकी तेल है, खुर्दनी तेल है, मशीनें हैं, अनाज है,
तो उसके अलावा लोग डॉलर खरीद के दबा रहे हैं, क्योंकि तो यही इकॉनमी चल डॉक्टर साहब नहीं यही रही। तो मसला है कि इसकी पाकिस्तान वजह में जो से डॉलर्स अवेलेबल हैं सर वो भी जो है वो गायब कर दिए गए हैं और शॉर्टेज हो चुकी है, जिसकी वजह से बहुत सी शिपमेंट्स जो हैं वो हमारी फंसी हुई हैं और मार्केट जो है वो बिल्कुल कोलैप्स कर चुकी है, एक जमूद का शिकार हो चुकी है। तो ये एक और भी बात है सब में, ये मार्केटर्स जो होते हैं, जो एक्सचेंजेस होती हैं, क्या ये डॉलर्स की मैनिपुलेशन में भी इन्वॉल्व हैं? ये बिल्कुल है, और हम पहले दिन से हैं। ये तो आपका जो स्टेट बैंक है और उसके जो बोर्ड ऑफ गवर्नर है, ये सब इन्वॉल्व है इसमें, अपने दोस्तों से खरीदवे जा रहे हैं। इनको पता है सर, इस वक्त कोई और कारोबार नहीं है जिसमें 30-40 रुपए का फायदा हो $1 पे, $100 खुद खरीदने के। और डॉलर यहाँ से गवर्नमेंट खुद कह चुकी है कि स्मगल होता है। यूरोप में जाके ये लोग अब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अमेरिका में कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं। तो आपके जो अपर क्लासेस हैं, आपके जो करप्ट लोग हैं, आपके जो रिश्वत लेने वाले लोग हैं, वो इस वक्त सिर्फ डॉलर खरीद रहे हैं। सर ये डॉलर की लीकेज भी तो हो रही है, इसको कौन रोकेगा? हुकूमत तो कह रही है कि हम बिल्कुल भी डिफॉल्ट के खतरे में नहीं हैं, हम बाहर आ चुके हैं, बड़ी स्टेबल पोजीशन की तरफ जा रहे हैं, हालात मजीद बेहतर होंगे, मिनी बजट आ रहा है। और ये क्या कहते हैं इसके ऊपर? फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट बिल्कुल ही अपोजिट जा रही है। जी देखें, हुकूमत का ख्याल है कि दोस्त मुल्क इसको बचा लेंगे। बिल्कुल IMF की अपनी रिपोर्ट में आखिरी जो 10 मुल्क हैं डिफॉल्ट के करीब करीब, उसमें पाकिस्तान है। यानी तमाम बातें अभी वजारत खजाना की जानिब से हवा में हैं, कुछ भी ग्राउंड पर मौजूद नहीं है। जी वो झूठ बोल रहे हैं। आप देखें, इसी पार्टी के मिस्टर इस्माइल जो है अब क्रिटिसाइज कर रहे हैं इसहाक को। इसहाक डार हर दफा जब आया है उसने ये डॉलर का क्राइसिस बनाया है, उसमें उसके दोस्त पैसे बनाते हैं। ये तो मुल्क को लूटने के तरीके हैं। सरमायाकार जो है वो अब सरमायाकारी नहीं कर सक रहा है। इंटरेस्ट रेट आपने 17% पे ले गए, कौन सरमायाकारी करेगा? डॉक्टर साहब, व्हाट इज द सॉल्यूशन? बढ़ रही है। डॉक्टर साहब, क्या सोल्यूशन है फिर इस तमाम सूरत हाल से निपटने के लिए? देखें, पहला पॉलिटिकल तो ये है कि इलेक्शन कराएं, ताकि IMF एक ऐसी हुकूमत जो 5 साल के लिए आए उससे बातचीत करे, उससे गुफ्तगू करे। इलेक्शन की तरफ तो हुकूमत बिल्कुल भी नहीं जा रही, फिर भी हमने कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकालना है ना। देखें, आखिर इंटरनेशनल प्रेशर पड़ेगा। ये कैसे हो सकता है कि मुल्क दिवालिया होता हो? अगर मुल्क नहीं हो रहा तो मुल्क के लोग तो दिवालिया हो रहे हैं ना। आप जब महंगाई करी जाएंगे तो ऑप्शन तो ये भी अवेलेबल है ना हुकूमत के पास कि वो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाए और ये डिरेल कर दे, आगे लेट कर दे इलेक्शंस को, इंतखाबात को, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाकर मोहम्मद को। बात ये है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाएगी तो इसके जो पार्टनर्स हैं, चीन है, सऊदी अरब है, IMF है, वो इनसे बातचीत करना छोड़ देंगे। आइसोलेशन में मुल्क नहीं चल सकता। आपके जो है इंपोर्ट्स बंद है, आपके ये जो परसों चौथ क्राइसिस आया बिजली का, वो तेल ना मिलने की वजह से आया। सो ये फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा देंगे तो इन्हीं का नुकसान है, मुल्क का नुकसान है। ये इनको बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे अगर IMF की तरफ हुकूमत देख रही है और हुकूमत जो है वो कामयाब हो जाती है उस तातुल को तोड़ने में, IMF के साथ हमारी मुआहदे की बहाली हो जाती है, तो क्या हमें जो है वो मार्केट में डॉलर्स वो देखने को मिलेंगे, ताकि जो आम आदमी है या जो सनतकार हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनके जो कंटेनर्स फंसे हुए हैं शिप्स के ऊपर, ये पोर्ट्स के ऊपर फंसे हुए हैं, पूरा शिप फंसा हुआ है, ये कुछ आसानी होगी इन हालात में? देखें, IMF जो है वो आपके कर्जे आगे डाल देती है। IMF कैश नहीं देती। कैश तो कमाना पड़ता है। कैश तो पाकिस्तानी जो बाहर हैं वो भेजते हैं और ये यहाँ से उसी पैसे को लेके चले जाते हैं। IMF कभी कैश नहीं देती। ये उसके बैंकों का असूल है कि वो कैश नहीं देते। ये है कि डिफॉल्ट से बच जाते हैं आप, और आप पे वो शिकें नहीं लगती दुनिया की जो डिफॉल्ट के मुल्कों को लगती हैं। उतना तो IMF कर देगा, मगर कारोबार के लिए जिन डॉलरों की आप बात कर रहे हैं वो तो कमाने पड़ेंगे ना। उसके लिए तो एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी, उसके लिए
आपको जो पाकिस्तानी बाहर है उनकी मिन्नतें करनी पड़ेंगी कि वो ऑफिशियली अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी नज़र में ज़्यादा बड़ा मसला जो इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी को फेस करना पड़ रहा है वो ये क्या है? वो डॉलर की ब्लॉकेज है, वो डॉलर की शॉर्टेज है, या बैलेंस ऑफ पेमेंट ना रख पाना है? देखिए जी, बैलेंस ऑफ पेमेंट है। सबसे बड़ा मसला तो ये है कि इस वक्त आप डॉलर बचाएं कैसे। आप मुझे ये बता दीजिए कि क्या हुकूमत ने अपने जो एहलकार हैं उनको कहा है कि वो पेट्रोल जो है हुकूमती खर्चे से ना इस्तेमाल करें अपनी गाड़ियों पे? सर एक सादगी पॉलिसी लेकर तो आ रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, काबीना में भी डिस्कस जब हुई वो है। आएगी तो फिर मेरे से बात कीजिएगा। अभी तक तो कोई नहीं आई ना। सर आती तो बहुत है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होती ना। तो फिर वो पॉलिसी कैसी है जो इम्प्लीमेंट नहीं होती? वो हुकूमत कैसी है इसका जिसकी फुकदान है। पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं होती? इसका फुकदान है। सर इसका हल सिर्फ आपकी इलेक्शन है और नई गवर्नमेंट है जो आपको एक ऐसी पॉलिसी दे जो 5 साल की हो। 6 लेकिन महीने या 8 इलेक्शंस में महीने जाने की। के लिए भी आपको सरमाया दरकार होगा। पाकिस्तान इस कंडीशन में जी, है कि इतने सरमाए के साथ जाए। वो सरमाया डॉलर नहीं है ना। वो तो आप टैक्स लगा देंगे। वो मिनी बजट ला रहे हैं आप। लेकिन वो कोई ऐसा इशू नहीं है। अल्टीमेटली आपने कौमी खजाने से निकालनी है ना चीजें। कौमी खजाना तो पहले ही जो है जी, वो रिजर्व कम हो रहे हैं। जी, मगर कौमी खजाना जो है वो डॉलर में नहीं है, वो रुपयों में है। अच्छा वो रुपयों में आप रुपए छाप भी सकते हैं, रुपयों में आप टैक्स भी लगा सकते हैं, रुपयों में आप अपने बहुत सारे काम जो है डेवलपमेंट के एक्सपेंडिचर को छोड़ के दूसरी तरफ लेके जा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, डॉलर ऐसे ये तो जो अमेरिका से छपता है। जिनेवा कॉन्फ्रेंस में हमें एड मिली, इतने डॉलर्स की बात हुई, किसी ने लोन का कहा, किसी ने एड का कहा, वो क्या बैरियर्स है पाकिस्तान में? वो क्यों नहीं अभी तक पैसा पहुंच सका? वो पैसे भी प्रोजेक्ट लोन्स हैं और 3 साल में आने हैं, और वो खास सिर्फ आपके उनके लिए है जो फ्लड के लिए है। सैलाब वो ज़दगान के लिए। आपकी हुकूमत को बेल आउट करने के लिए नहीं है। हम्म। बेल आउट तो सिर्फ IMF कर सकती है। लेकिन अल्टीमेटली वो और वो पैसा आपसे पाकिस्तान में बातचीत करने को मौजूद तैयार होगा तो नहीं है। हालात तो बेहतर होंगे ना सर। ज़र मुबादला के ज़खायर में अगर वो पड़ा भी रहे, पार्क भी हो जाए, तब भी बेहतर तो होंगे। सर आपका इस मुल्क में लोगों के पास बहुत पैसा है। आप वो सब इसी हुकूमत के दोस्त हैं, मगर वो आपको हुकूमत को हेल्प करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि उनको कोई उसका मराते नहीं मिलने लगी। सवाल सिर्फ इतना है कि आप एक्सपोर्ट करने की एक पॉलिसी बनाएं, लोगों को पता हो कि क्या क्या चीजें बिक सकती हैं दुनिया में, तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। सवाल इतना है कि आप क्लैंप डाउन करें ये स्पेकुलेटर्स पे, उन बैंकों को फाइन करें जिन्होंने ये डॉलर छुपाए हैं या इतने महंगे किए हैं। सर इससे पहले भी मैंने मेरे तो साथ नहीं एक देखा एनालिस्ट कि कोई मौजूद ऐसी- थे, उनसे भी इसी मौजूद पर बात हो रही थी। स्पेकुलेशंस वाली बात आपने की, जो बैंकों की भी अपनी एक मनमानी है उसको भी रोकने की बात की गई, लेकिन बात तो फिर आ जाती है हुकूमत की कमांड के ऊपर। वो इन हालात में उस तरीके से नहीं है कि वो डॉलर की लीकेज को रोक सकें या बैंकों के ऊपर भी जो है वो बेहतर तरीके से कुछ चीज़ों को चला सकें। अगर वो इस हालात में नहीं है तो वो क्यों बैठे हुए हैं, क्यों नहीं इलेक्शन कराते हैं? बिल्कुल सर। अगली लोगों की वोट से जो हुकूमत आएगी वो एक पॉलिसी देगी। आप ये हुकूमत आप कह रहे हैं कि वो उसकी रिट भी नहीं चल रही और वो बैठे भी हैं और वो इलेक्शन भी नहीं कराना चाहते, तो सर फिर ये उनकी मुल्क जिद है ना। नुकसान ही बहुत करी शुक्रिया जा रहे सर। हैं। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, लेकिन ये हुकूमत की जिद है ना। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाजरीन, डॉक्टर कैस असलम साहब हमारे मौशियात हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना ये था कि तमाम तर मसाइल की जड़ जो है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तब तक नहीं हल हो पाएगी जब तक इंतखाबात नहीं होते, अवाम को एतमाद नहीं आता, तभी फ़ौरन रेमिटेंस भी आएगी, पाकिस्तान के अंदर जो सनतकारों का एतमाद भी बढ़ेगा और तमाम चीज़ों का जो क्यास है वो ख़त्म होगा। नाजरीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।